we are going to study definite integration. So definite integration. तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे ए से बी तक इसकी लगा देते हैं लिमिट, और ये आ जाता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है, जैसे कि एग्जांपल, हाँ इसको बोलते हैं हम, कुछ नाम वगैरह जान लीजिए आप लोग, ये इसको बोलते हैं, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, इंटीग्रल साइन, integrand, and this is variable of integration. ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा, और यहां से जो इसकी जो वैल्यू आती है इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आती है। आपने देखा था कि जैसे कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं मान लीजिए एक्स को, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट भी होता है, यानी कि बहुत सारे पैराबोलाज, ऐसे ऐसा कुछ ऐसा ऐसा, दिस इज अ फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में और डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो बहुत सारे यू कैन से फंक्शंस आते हैं, ये कांस्टेंट इसमें चेंज करते जाइए, यू विल कीप ऑन गेटिंग मेनी कर्व्स, बट व्हेन यू अप्लाई 1 to 2 एक्स डी एक्स, तो ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट और 1 से लेके 2 तक, तो ये हो जाएगा 4/2 प्लस सी माइनस 1/2 प्लस सी, तो सी से सी कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 3/2। तो कई बार हम कांस्टेंट लगाते भी नहीं है, हम सिंपली जो है, हम सिंपली अगर ये भी अगर यूज करें 1 to 2 एक्स डी एक्स और सिंपली एक्स स्क्वायर बाई 2 और वी आर नॉट यूजिंग कांस्टेंट 1 to 2, तो भी आंसर 3/2 ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये मतलब बेसिकली जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये बोलता है कि जो डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है वो कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने बताया डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू fx then a to b fx dx is equal to f of b minus f of a, provided this function is integrable, provided f is integrable on closed interval ab। अब इंटीग्रेशन की मीनिंग जो होती है एक्चुअली क्या होती है, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेबल का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और कोई फंक्शन है, ऐसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, और ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। तो ए से बी तक जो इंटीग्रल का मतलब होता है ना, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व y is equal to fx from x is equal to a to x is equal to b if the function is lying above x axis, if f of x is greater than equal to 0, ये एरिया हो जाएगा। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया होता है। अगर fx पॉजिटिव है
और ए से बी तक आपने उसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, सो ए से बी तक इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो ये एरिया होती है। ये तो हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ऐसे आप समझिए, हाँ ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको। अभी मैं इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम जो है उस पर मैं बात कर लूंगा, बाद में बात कर लूंगा, अभी इतना कोई उसमें इतना जल्दी कोई नहीं है। ठीक है, तो पहले तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों, जो इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशिएशन है उसका जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, ये डेरिवेटिव है, ये बात करता है dy पर dx की, दैट इज टेंजेंट, और जो इंटीग्रल है वो बात करता है एरिया की, दिस इज नथिंग बट a to b fx dx। और इन दोनों में एक लिंक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से। वो लिंक मैंने आपको बताया, डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। तो a to b fx dx मैंने बताया था आपको, दैट इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हैं। तो इसका यूज करके हम बहुत सारे काम कर लेंगे। और इंटीग्रेशन की इंडिपेंडेंट स्टडी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन जो है वो इस फंडामेंटल थ्योरम की जरूरत है हमेशा उसको। आप इंटीग्रेशन को इस पूरे एरिया को, अब जैसे कि मान लो अगर आपको निकालना है एक काम में, एक वर्क में, मान लीजिए आपको बताना है 0 to 2 x dx, ये निकालना है आपको। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को प्लॉट करिए y इक्वल टू x को, और ये हमारा पॉइंट 2 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये एरिया जो है ड्रॉ कर लीजिए। ये बेस 2 है, हाइट भी 2 है, तो ये हो जाएगा, एरिया हो जाएगी हाफ 2 into 2 एंड दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें कहीं भी फंडामेंटल थ्योरम की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, आपने ये एरिया कंप्यूट कर लिया। लेकिन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस आपको पता है कि 0 to 2 x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2, 0 to 2 दैट इज 4 by 2 माइनस 0 दैट इज 2। यहां से भी यही चीज आ रही है। तो फंडामेंटल थ्योरम की जरूरत नहीं है इंटीग्रल को कंप्यूट करने के लिए। फंडामेंटल थ्योरम ने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया है बस। आप देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम आप बिना फंडामेंटल थ्योरम के कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 0 to 2 फ्रैक्शनल x dx। फ्रैक्शनल x बच्चों क्या होता है, फ्रैक्शनल x जो होता है y इक्वल टू, आपको पता है ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शनल x जो होता है वो x के इक्वल होता है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट। दोनों के ग्राफ्स के बारे में मैंने कभी कमेंट किया था फंक्शन वाले चैप्टर में। ये तो ग्राफ होता है आपका, ये जो है वन टू, ये बच्चों ये जो है हमारा 0 से 1। हाँ, अगर मान लो अगर यहाँ पे मैं 0 से लेकर के 3 तक ब्रैकेट x की वैल्यू निकालूं, अगर ये ग्राफ है y इक्वल टू ब्रैकेट x का, तो सिंपली आप क्या कर लोगे ना, इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। जो एरिया की प्रॉपर्टी होती है वही इंटीग्रेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। तो मान लो अगर आप यहाँ से 3 तक जाना चाहते हो, 3 तक ऐसे देख लो, आप ऐसे बना लो ऐसे, तो ये हो जाएगा 0 to 1 ब्रैकेट x dx प्लस 1 to 2 ब्रैकेट x dx प्लस 2 to 3 ब्रैकेट x dx। अब 0 से 1 के बीच में एरिया कितनी है, 0 है। 1 से 2 के बीच में क्या है, रेक्टेंगल जो बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, उसकी एरिया कितनी है, 1 है। और 2 से 3 के बीच में 1 into 2, क्योंकि ये हाइट 2 है, दिस हाइट इज 2, सो दिस इज 3। इसमें कहीं पे भी इंटीग्रल कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ा हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की, जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब उसी तरीके से आप 0 से 2 फ्रैक्शनल x dx निकालना है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसके ग्राफ के बारे में मैं कमेंट कर देता हूं। इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, बल्कि मैं आप ऐसे बना लीजिए, बॉक्सेस बना लीजिए, ऐसे बॉक्स, एक लाइन ड्रा कर लीजिए, y इक्वल टू 1,
और यहाँ पे हम बॉक्सेज बना लेंगे ऐसे ऐसे। तो ये बॉक्स मैंने बनाया था इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। दिस ग्राफ इज इन फैक्ट, जो एरो से मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज द ग्राफ। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 0 से 2 तक आपको निकालना है, यानी आपको ये वाली एरिया निकालनी है। दैट इज 0 to 1 fractional x dx plus 0 to 1 to 2 fractional x dx, and that is nothing but 1 by 2 plus 1 by 2, and that is equal to 1. अगर आपसे पूछा जाता what is integral of this 0 to 10 fractional x dx, तो सिंपली आप देख रहे हो ये 10 times 0 to 1 fractional x dx के इक्वल है, and then 10 into half, and that is 5. -3 to 7 अगर पूछा जाता तो भी ये 10 times 0 to 1 fractional x dx हो जाता, that is 5. क्योंकि पैटर्न आप देख रहे हो रिपीट कर रहा है, ये एक पीरियाडिक फंक्शन है, यही पैटर्न हर जगह रिपीट कर रहा है। तो भी यहाँ से ये -1 -2 और इधर ले लो आप -3 से लेकर के आप इधर जाओगे 7 तक जाओगे, यानी ये 10 टाइम्स ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये सब समझ में आ रहा है अच्छे से? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए सर ये वाला। देखिए ग्राफ समझ में आ गया ये फ्रैक्शन वाला? नो सर, ग्राफ भी समझ नहीं आया। प्रॉब्लम वहां से है, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में थोड़ा मैं कमेंट कर देता हूं। ग्राफ ऑफ y is equal to fractional x। कोई भी जो रियल नंबर होता है बच्चों, जैसे मान लो कोई रियल नंबर है, दिस इज रियल नंबर से 1, ये 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 5 6, ये जो रियल नंबर्स है हमारा, जैसे कि कोई भी आप रियल नंबर ले लो 4.2 ले लो, तो 4.2 का जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो 4 होता है, और 4.2 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसको 0.2। जैसे कि मान लो कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर lies between any real number is either an integer or it lies between two consecutive integers। इस स्टेटमेंट पे आप अच्छे तरीके से गौर करिए। हर एक रियल नंबर या तो इंटीजर है या दो इंटीजर के बीच में लाई करती है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में। तो अगर मान लो अगर वो रियल नंबर, अगर वो इंटीजर है तो 4 का तो इंटीग्रल पार्ट 4 ही हो जाएगा, 5 का इंटीग्रल पार्ट 5 ही हो जाएगा। 4 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या होगा, कोई बताएगा? सर 0। हाँ 0। और 5 का भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। लेकिन जब ये 4 से थोड़ा आगे जाएगा, 4 और 5 के बीच में, मान लो 4.2, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.2 और इसका इंटीग्रल पार्ट तो वही रहेगा, 4 रहेगा। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना, 4.2 ब्रैकेट प्लस 4.2 फ्रैक्शनल, so this is nothing but 4.2। so any real number x is nothing but its integral part plus its fractional part। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब जैसे कि थोड़ा सा इधर आप लोग परेशान हो सकते हैं, जैसे कि इधर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है -1.8, तो ये -2, और यहाँ पे बस यहाँ पे गलती हम करते हैं, -8.8 जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो -2 होगा और -1.8 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0.2 होगा। हम हमेशा मेजर करते हैं यहाँ से, जो उस इंटीग्रल जो रियल नंबर है ना, ये -1.8 -2 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इधर से हम देखते हैं सब कुछ। जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर है तो 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 4 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट ये होगा 4 से कितना दूर है वो, तो यहाँ पे ये -2 इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा और ये जो दूरी है वो होगा दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये हर जगह थ्रू आउट ये हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, हम यहाँ पे इसको बता देते हैं गलती से, या इस डिस्टेंस नहीं, इस डिस्टेंस को नहीं बताना है आपको। जो
it is either an integer or it lies between two consecutive integer. तो जो नीचे वाला इंटीजर है ना, उससे वो कितना ऊपर है, ये देखना है आपको। समझ में आ गया सबको ये बात? सर ये फ्रैक्शनल पार्ट में -1.8 का 0.2 सर बता दीजिए कैसे हुआ? वही तो मैं बता रहा हूँ कि हर एक नंबर को, हर एनी रियल नंबर इज आइदर इंटीजर और इट लाइज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। 4 और 5 के बीच में कोई नंबर है तो उसका मान लो 4.7 है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 4। नीचे वाला होगा, ठीक है ना? 4। अब -1.8 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? ये नीचे वाला। समझ में आ रही बात? जो लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हो वही लॉजिक तो यहाँ पे भी लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? यस सर सर। इसमें x की वैल्यू फिर -2.2 होगी। क्या क्या? सर जैसे आपने ये बताया ना, इन दोनों का सम होता है x से, तो ये हम्म। -2.2 आएगा फिर। हाँ, इन दोनों को जब, जैसे कि ये मान लीजिए -1.8 है, ठीक है ना? तो इसमें जो है जब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सर -2.2 नहीं, -2 + 0.2 कितना होगा? सर ये प्लस का है राइट हैंड में। -1. हाँ, ये प्लस है ना, ये 0.2 है ना, अभी बताया तो था मैंने 0.2। ये वाली डिस्टेंस आप ले रहे हो ना? यस सर ठीक। आप हमेशा आप लॉजिक को कैच करो, लॉजिक को। यहाँ पे अगर मान लो 4.7 है तो ये इससे कितना आगे गया है, ये इस नीचे से कितना आगे गया है, वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। अगर वो इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0। समझ में आ गई बात? यस सर। तो -1.8 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0.2 होगा। आपको बस ये इसी चीज को कैच करना है कि ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, तो इससे कितना ऊपर जा रहा है, वो ऊपर कितना जा रहा है, बस ये देखना है। यहाँ पे कोई अगर मान लो नंबर है, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया -2.7 ले लिया, -2.7, तो -2.7 का ब्रैकेट क्या होगा? सर -3. और -2.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0.3. 0.3। अब सबको समझ में आ गया? यस सर। यस. अब देखो, अब यानी कि एवरी x रियल नंबर इज नथिंग बट इट्स इंटीग्रल पार्ट। एवरी रियल नंबर इज सम ऑफ its integral part and fractional part। क्लियर हो गया? यहां से इसी को मैंने ऐसे लिखा है। अब ब्रैकेट एक्स का ग्राफ तो आप लोगों को पता ही है कैसे होता है। ब्रैकेट एक्स का ग्राफ वही बताता। फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ जो होगा, फ्रैक्शनल एक्स जो होगा, ब्रैकेट एक्स का ग्राफ सबको पता है ना, कि बताने की जरूरत है? फिर से बताओ। जैसे पता है। तो ये आपको नहीं पता है कविता? तो मुझे पता है। ओके, दिस इज x माइनस ब्रैकेट x। अब बच्चों देखो, यहां से मान लो x अगर लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो ब्रैकेट x हो जाएगा 0, तो ये x हो जाएगा। x अगर लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में, तो ये हो जाएगा x, ब्रैकेट x हो जाएगा 1। अगर ये 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस 2। इस तरीके से ऊपर और नीचे चलेगा ये। तो y इक्वल टू x, y इक्वल टू x अगर आप प्लॉट करो, फिर y इक्वल टू x माइनस 1 का अगर आप प्लॉट करो, ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू x माइनस 1 है, ये y इक्वल टू x माइनस 2 है, ये y इक्वल टू x माइनस 3 है। ये सारे ग्राफ्स हैं। अब इसमें हमको चाहिए y इक्वल टू x का ग्राफ जो कि 0 से 1 के बीच में हो, यानी हम ये ले लेंगे, सिंपली इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो ऐसे आएगा। ये सिर्फ इतना लेंगे।
और ये -1 -2। समझ में आई बात? इतना बस लेंगे क्योंकि हमको पूरा x तो नहीं लेना है ना, सिर्फ हमको x तब लेना है जब ये हो। तो ये हमारा हो गया। अब इसको एक लाइन ऐसे ड्रा करके मैं समझा रहा था, ऐसे बॉक्स बना करके, जैसे कि ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाए। समझ में आ गई बात? अब क्लियर हो गया कि अभी भी दिक्कत है? अब ये पीरियाडिक फंक्शन है। दिस इज अ पीरियाडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, सॉरी पीरियड 1, पीरियड इज 1, क्योंकि पैटर्न ये सारा रिपीट कर रहा है। यही पैटर्न इधर रिपीट कर रहा है, ऐसे रिपीट कर रहा है, ऐसे रिपीट कर रहा है। सो दिस इज अ पीरियाडिक फंक्शन विथ पीरियड, यू कैन से। तो बच्चों यहां से अब मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। यस सर। तो और इसमें कुछ पूछना है तो आप लोग पूछो, हेजिटेट मत करो, क्योंकि ये चीजें समझनी जरूरी है बच्चों ना। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो मुझसे, मैं बताऊंगा आपको। सर जो ये आपने ग्राफ बताया ना अभी ये वाला, सर ये मॉड ऑफ एक्स का होगा ना? नहीं सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होगा ना ये? तो ये ग्राफ किसका है? ये y इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ है ना। देखो ये फ्रैक्शनल एक्स को हमने क्या लिख लिया, y इक्वल टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल। इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों का सम x है, ये लिख लिया हमने। इसका ग्राफ, इसका मतलब आपको नहीं पता है कविता, यहां से इसको आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर चलो इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, इसका ग्राफ, ठीक है। देखो ग्राफ ऑफ, आप लोग थोड़ा सा वीडियो वगैरह जो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं उसको वॉच किया करो, थोड़ा मेहनत करो बच्चों, क्योंकि आपका हो जाएगा बहुत ज्यादा। समझ रहे हो बात ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ाता रहूंगा, लेकिन सारा कुछ पढ़ाता रहूंगा तो आपका सिलेबस बहुत स्लो हो जाएगा। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी लिटरली स्पीकिंग वी आर नॉट डीलिंग इंटीग्रेशन, बट वी आर डीलिंग द फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये आप बिल्कुल आप भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए कि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडीइंग फंक्शन, द फर्स्ट चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपको अभी तक पढ़ लेना चाहिए था इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। और मैंने क्लास में कई बार बताया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल वगैरह का फंक्शन मैंने क्लास में भी पढ़ाया है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या जिनका तैयार नहीं है उनको मैंने बताया था कि यूट्यूब पे आप वीडियो वॉच कर लेना, अवेलेबल है, लेकिन आपने वॉच भी नहीं किया। तो ये अच्छी चीजें ये नहीं है, थोड़ा मेहनत करिए आप। तो देखिए यहां से बच्चों, जैसे कि y इक्वल टू जो ब्रैकेट x होता है, y इक्वल टू ब्रैकेट x, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था कि 1.1 जो होगा उसका ब्रैकेट 1 ही होगा, 1.2 का भी ब्रैकेट 1 ही होगा, 1.7 का भी ब्रैकेट 1 ही होगा, ठीक है ना। 0.8 का ब्रैकेट क्या होगा? 0 होगा। 0.7 का ब्रैकेट क्या होगा? 0 होगा। 0.2 का ब्रैकेट क्या होगा? 0 ही होगा। यानी कि वो सारे नंबर्स जो कि लाई करते हैं 0 से 1 के बीच में 0 होगा, 1 से 2 के बीच में लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये सारा ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया मान लो, और y इक्वल टू 0 तो यही x एक्सिस हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1। अब इसमें हमको वो चीजें लेनी है, y इक्वल टू 0 तब लेना है जब 0 से 1 के बीच में लाई करे। तो 0 से 1 के बीच में लाई करने का मतलब ये हुआ दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये हम लेंगे, इसको लेंगे ये ऐसे, फिर हम लेंगे ऐसे, फिर हम ऐसे लेंगे, फिर हम ऐसे लेंगे,
फिर ऐसे लेंगे, ये 1, ये है 2, ये है 3, ये यही बात तो बता रहा जो अभी मैंने समझाया था कि 0 से 1 के बीच में 0, 1 से 2 के बीच में 1, 2 से 3 के बीच में 2, 3 से 4 के बीच में 3, -1, -2 एंड सो ऑन। तो 0 से 1 के बीच में ब्रैकेट 0 हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में, समझ में आ रही है बात ये? यस सर। जैसे 1 और 2 के बीच में कोई नंबर अगर है तो y क्या होगा, ब्रैकेट x क्या होगा, ब्रैकेट x हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो देखो ये 1 से लेके 2 तक जो है नंबर, रियल नंबर x तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसका ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है। y इक्वल टू ब्रैकेट x का ग्राफ जो है 1 से 2 के बीच में, ये देखो यही है, कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, y की वैल्यू चेंज नहीं होने का मतलब कांस्टेंट है। 2 से 3 के बीच में कांस्टेंट है, देख लो, 3 से 4 के बीच में ये कांस्टेंट है। और -1 से 0 के बीच में -1 हो जाएगा। देखो जैसे कि मान लो -0.5 है तो इसका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -0.4 है, इसका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर हो गया अब ये कि नहीं हुआ? चलो बताओ। यस सर। तो ये हो गया ब्रैकेट एक्स का ग्राफ, और मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया था फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ, दैट इज x माइनस ब्रैकेट x, ठीक है ना। तो इसमें भी केस जब बनाओगे, ये जो केस मैंने बनाया था यहाँ पे कि अगर x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ब्रैकेट x 0 हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। जब 1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो ब्रैकेट x 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा। x अगर 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से y इक्वल टू x, y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 3, ये सारा ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। लेकिन ये ग्राफ सिर्फ हमको 0 से 1 तक ये प्लॉट करना था, ये 1 से 2 तक करना था, ये 2 से 3 तक करना था। तो ऐसे बना लेंगे फिर हम, ये वाला पोर्शन लेंगे, फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन लेंगे, फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन लेंगे। तो फाइनली ग्राफ हमारा ऐसा आ गया, ये ग्राफ आ गया। अब हम अगर इंटीग्रेट करेंगे, मान लो 0 से, अगर हम जा रहे हैं 0 से 2 तक फ्रैक्शनल एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली जो है ये हो जाएगा, ये जो ग्राफ था यहाँ पे 1 फिर 2, तो ये हमारा 0 से 1 फ्रैक्शनल एक्स dx प्लस 1 से 2 फ्रैक्शनल एक्स dx, और 0 से 1 के बीच की जो एरिया है, ये अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रल, तो ये 1 है, हाइट भी 1 है, सो 1/2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी हाइट भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1। और ये एक पीरियाडिक फंक्शन है। तो पीरियाडिक फंक्शन होने का फायदा ये मिलता है कि ये वाली एरिया और ये वाली एरिया सेम होंगी। तो अगर आगे तक भी चले जाओगे, अगर आगे तक भी चले जाओगे 4 -1 -2, तो बच्चों अगर मान लो अगर हमको कोई पूछता है 0 से लेकर के 4 तक बताओ फ्रैक्शनल एक्स dx, दिस इज नथिंग बट 4 टाइम्स 0 to 1 फ्रैक्शनल एक्स। कोई पूछता है कि -3 से 7 तक बताओ, तो ये लंबाई कितनी है, 10 है ना, तो 10 टाइम्स 0 to 1 फ्रैक्शनल एक्स dx हो जाएगा। क्योंकि इधर भी जब जाओगे ये सारा तो वही है ना, ये -2, ये एरिया, समझ में आ गई बात सबको? यस सर। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आया, फिर से बता दे आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे और दिक्कत आएगी आपको। क्लियर हो गया ना ये सारी चीजें? यस सर। यस सर। तो ठीक है, अब इस तरीके से हमने थोड़ा सा, मैंने 2 बातें बताई। एक तो हम इंटीग्रेशन को बिना किसी फंडामेंटल थ्योरम के भी कंप्यूट कर सकते हैं, और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम से भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो दोनों को आप यूज करिए, जो भी इजी पड़ेगा वो उस रास्ते पे हम चलेंगे। अब कुछ बातें मैं आपको और बता दूं। अगर मान लो कोई इंटीग्रल है, जैसे कि मान लो अगर आपने जैसे sin x है, y इक्वल टू sin x का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम। तो sin x का ग्राफ कैसा आता है, sin x का ग्राफ कुछ ऐसा आता है।
थोड़ा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन का नेचर कैसा होता है। तो नेचर कुछ ऐसा होता है। This is the graph of y equal to sin x. This is x axis and this is y axis. और यहां से ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये माइनस पाई है और ये -2 पाई है और ये पाई बाई 2 है। साइन पाई बाई 2 1 होता है और साइन 0 0 होता है, आप सबको पता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x। तो बच्चों यहां से 0 टू पाई sin x dx निकालना है। चलो आप लोग कंप्यूट करके बताओ मुझे ये वैल्यू कितनी आएगी। सब लोग कंप्यूट करें यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो अभी मैंने बताया था, उसका यूज करके इसकी वैल्यू बताओ। सब लोग निकालो। सर 1 सर 1 आएगी। सर 1 आ रही है मेरी भी। क्या आएगा बच्चों आंसर इसका? सर 1 आएगा। चलो थोड़ा और वर्कआउट सर हमारा 2 आ रहा है सर। -2 जी सर -2 सर +2 आ रहा है। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि 0 से पाई तक फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो आंसर नेगेटिव कभी नहीं आएगा। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ये वाली एरिया। क्या ये वाली एरिया नेगेटिव है? नो तो सर, नेगेटिव तो नहीं, कभी नहीं बताना है आपको ना। यस सर पॉजिटिव +2 आ रहा है। सर Sin x का पॉजिटिव आ रहा है, बस मेरा 1 ddx माइनस cos x क्या होता है? sin x। तो ये हो जाएगा माइनस cos x और ये हो जाएगा 0 से लेके पाई तक। फिर ये हो जाएगा माइनस बाहर निकाल दो, cos x 0 से पाई तक, और ये हो जाएगा माइनस cos पाई माइनस cos 0, और माइनस cos पाई होता है -1 और cos 0 होता है -1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आई बात? यस सर। सर तो अब बताओ। cos 0 नहीं लिया। हाँ ठीक है, अब 0 से पाई बाई 2 sin x dx क्या होगा? सर ग्राफ में कैसे होगा? ग्राफ में बता दो। ग्राफ में यही वाली एरिया। तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एरिया फाइंड आउट करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। देखो अभी नॉर्मल कब तो नहीं है ना ये। यस सर उसी में दिक्कत आ रही थी। हाँ हाँ तो इसलिए ये एरिया मैं बाद में कंप्यूट करना सिखाऊंगा बिना इसका यूज किए, ठीक है ना। यस सर। अभी तो फिलहाल आपको सिंपली मैंने बताया ना फंडामेंटल थ्योरम का यूज करो। तो लेकिन अब बताओ 0 से पाई बाई 2 ये जो है जगदम्बा जी, ये वाला जो ये इधर का रीजन और इधर का रीजन क्या है? इक्वल एरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कोई पहाड़ी है, इधर और इधर दोनों तरफ से एक जैसा ही तो दिख रहा है ना। यस सर। तो अब अगर 0 से पाई तक की वैल्यू अगर 2 है तो 0 से पाई बाई 2 तक की वैल्यू क्या होगी? हाफ हो जाएगी सर 1 हो जाएगी। और पाई बाई 2 से पाई sin x dx कितना होगा? सर ये भी 1 होगा। ये भी 1 होगा। अच्छा इतना तो समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सोचना है आपको, इसी के थ्रू मैं बता रहा हूं। 0 से लेकर के और 3 पाई बाई 2 sin x dx अगर निकालेंगे तो आएगा 2 प्लस -1। -1 क्यों होगा? क्योंकि अब ये x एक्सिस के नीचे आ गया। समझ में आ रही बात? तो x एक्सिस के जब नीचे जाएगा ना, x एक्सिस के नीचे जब आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 प्लस -1 होगा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1। और 0 से 2 पाई क्या होगा सर? 0। 0 से 2 पाई 0 हो जाएगा। अब बताओ माइनस पाई से 0 sin x dx क्या होगा? सर +2 आएगा। -2 आएगा। माइनस से 0
सर एरिया तो ऊपर का ही है, माइनस पाई से 0 ये है ना, नीचे कर्व है सर ना, डायरेक्शन उल्टी है सर। यस सर, नीचे है ना, ये डायरेक्शन यस कहाँ सर, से आ हाँ गए? इधर। और -2 पाई से -पाई sin x dx क्या होगा? सर पॉजिटिव आएगा। 2 आएगा ये भी। यस सर, समझ में आ रही बात ना, इतनी बातें। यस सर। और -π/2 से +π/2 sin x dx क्या आएगा? ग्राफ देख करके ये 0 आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना? यस सर। ओके। तो बच्चों अगर fx यहाँ पे पॉजिटिव आपने देखा, ये जो d, हाँ, तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देनी है आपको, ये सबको, ये सारा डिस्कशन सबको समझ में आ गया? सर एक बार ये वाला बता दीजिए, 0 से 3π/2 वाला। देखिए 0 से 3π/2 तक जाएंगे तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो यहां से यहां तक, तो ये x एक्सिस के ऊपर है, फिर यहां से यहां तक x एक्सिस के नीचे है, तो ऊपर वाला +2 हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा ये पूरा -2। ये पूरा एरिया 2 ही है, लेकिन इसका हाफ है, 1 एरिया है, लेकिन नीचे है इसलिए -1 और इधर +2। क्योंकि इंटीग्रेशन इज नॉट जस्ट एरिया, ये एल्जेब्रिक एरिया होता है। इंटीग्रेशन इज एल्जेब्रिक एरिया, एल्जेब्रिक यानी कि x एक्सिस के ऊपर है तो प्लस और x एक्सिस के नीचे है तो माइनस, और उसका एग्रीगेट होता है पूरा। एग्रीगेट का मतलब होता है उसी को इकट्ठा कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को। समझ में आ गई बात? यस सर। तो चलो आप लोग प्रैक्टिस, आप बताओ, और एक प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं आपको। अब मैं cos x का ग्राफ बनाता हूं। π/2 -π/2 पाई 3π/2 और ये जो है ऐसे 2 पाई 5π/2 -पाई -3π/2 -2 पाई और -5π/2। अब यहां पे देखो, अब आप लोगों को बताना है -π/2 टू +π/2 cos x dx कितना होगा। ये cos x का ग्राफ है, सबको पता है। cos π/2 देखो 0 होता है, cos -π/2 भी 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos π -1 होता है। तो ये 1 से लेकर के -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या होगा ये? 2। हाँ, तो ये देखो sin x और -π/2 से +π/2 और ये हो जाएगा sin π/2 माइनस sin -π/2 और ये हो जाएगा sin π/2 हो जाएगा 1 -1 दैट इज 2। यानी जो sin x के लिए आया था वही cos x के लिए भी आ गया। अब आप बताना 0 से π/2 cos x dx कितना होगा? सर 1। π/2 से पाई माइनस cos x dx कितना आएगा? -1। -1 और -3π/2 से लेकर के -π/2 cos x dx कितना आएगा? -2। -2 आ जाएगा। क्लियर? सबको ये चीज समझ में आ गया? अच्छा, यस सर। 3π/2 से लेकर के और 2 पाई तक cos x dx कितना आएगा? सर 1। 1। और तो यहाँ पे बस एक चीज बता रहा हूँ, दो चीजें हैं देखो। एक तो इस इंटीग्रल में a से b fx dx में, एक तो है fx और दूसरा है dx। dx होता है, जैसे मान लो ये a है और ये b है, तो ये होगा यहाँ पे x1 ले लो और यहाँ पे x2 ले लो, तो dx होगा x2 minus x1 when x2 minus x1 is going towards 0। समझ में आ रही बात? वेरी वेरी स्मॉल।
ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो अगर बी ए से बड़ा है तो dx पॉजिटिव होगा। यहाँ पे dx पॉजिटिव होगा इफ b इज मोर देन a। अगर ये b इस a से बड़ा होगा तो dx पॉजिटिव होगा। और fx कब पॉजिटिव होगा? जब ये x एक्सिस के, बोलो, ऊपर होगा। हाँ, तो अगर b a से बड़ा है और fx अगर x एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर b a से बड़ा है और fx x एक्सिस के नीचे है, a से b के बीच में, तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसा कि आप देखो यहाँ से -π/2 से +π/2 के बीच में, यहाँ पे a -π/2 है, b +π/2 है। b a से बड़ा है और fx x एक्सिस के ऊपर है, तो इसलिए इंटीग्रल -π/2 से लेकर के +π/2 तो जो आ रहा था वो आ रहा था ये आ रहा था कहाँ पे? -π/2 से लेके +π/2 तक आ रहा था। कहीं पे किया मैंने? हाँ, ये 2 आ रहा था, ये दिस इज 2। लेकिन अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। आप बताओ, 5π/2 से लेकर के 3π/2 तक cos x dx क्या आएगा? सर 2 सर 2 बताओ। सर 2 अब यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि dx क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यहाँ पे dx क्या हो गया? दिस इज नेगेटिव। वाई? क्योंकि 5π/2 से हम 3π/2 तक जा रहे हैं। ये इससे क्या है? छोटा है। दिस b इज व्हाट? स्मॉलर देन a। तो dx नेगेटिव हो जाएगा और fx तो पॉजिटिव है ही है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। यस सर, आगे। आ गया समझ में? यस सर। अब आप लोग बताना, π/2 से 0 या व्हाट कैन आई से -π/2 से लेकर के -π तक cos x dx क्या होगा? सर +1 +1 होगा। क्यों? यहाँ पे dx भी नेगेटिव है और fx भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, तो 1 आ जाएगा। तो एक चीज क्लियर है यहां से, देखो a से b तक, a से b जो fx dx होगा और जो b से a तक जो fx dx होगा, उसमें ये नेगेटिव का डिफरेंस होगा। और दूसरा a to b fx dx में अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा a to b fx dx। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इफ b is more than or equal to a or b is more than a and fx is greater than 0 on closed interval ab, then a to b fx dx is the area bounded by y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b and y is equal to 0, that is x axis. अब x is equal to a क्या होता है? x is equal to a ये लाइन है और ये x is equal to b है, और कोई a से b के बीच में कोई फंक्शन है जो कुछ इस तरीके से है, मान लो इस तरीके से, ये y is equal to fx है। तो a से लेके b तक, और ये y is equal to 0 होगा और ये y is equal to fx होगा, और ये है हमारा x is equal to a और ये हमारा x is equal to b। तो ये चार बाउंड्रीज बन गई यहाँ पे, ये ऐसे 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 बन गया, ऐसे ये ऐसे बन गया, ऐसे। So this is nothing but this area is a होगा, तो a is equal to a to b fx dx।
तो ये सारी बातें आपको समझनी है। अब क्या तो बच्चों क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको ये बात? यस सर। गुड। अब कुछ बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट, क्या क्या सर थोड़ा नोट करना था उस चीज का। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ग्राफ का भी ओके सर। तो बच्चों यहां से अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो नंबर 1, a to a fx dx। और देखो मैंने आप लोगों को काफी कुछ बता दिया, अब बताओ क्या होना चाहिए a से a तक? सर जी, सर a से a तक तो एक लाइन बन जाएगी ना। यस सर। ये मान लो कोई फंक्शन है, ये मान लो हमारा fx है और ये a है, मान लो ये b है, तो a से a तक क्या हो जाएगा, लाइन बन जाएगी। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस लाइन? लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट की एरिया कितनी होगी? एरिया पे लाइन सेगमेंट इज 0। लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू विड्थ इनटू हाइट, तो 0 इनटू हाइट, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। विड्थ तो इसमें है ही नहीं ना, विड्थ का मतलब ये एक्सटेंड, इसमें ये तो है ही नहीं इसमें, तो इसलिए ये हो जाएगा 0। नंबर 2, a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx। प्रूफ बच्चों इसका क्या है, प्रूफ देख लो। मान लो a to b fx dx है हमारा, कैपिटल fx a से b, इसका इंटीग्रल ये है, इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो देयरफॉर b to a fx क्या होगा? b to a fx होगा fx और b to a, दैट इज f ऑफ a माइनस f ऑफ b। इसमें क्या लिंक है, नेगेटिव का लिंक है ना, तो प्रूफ हो गया। जगदम्बा हो गया ना? यस सर। जहां दिक्कत होगी आप लोग बता देना। नंबर 3, a to b fx dx is equal to a to b ft dt। अब एग्जांपल देखो, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वेरिएबल को आप चेंज कर देंगे। जैसे कि 0 to 1 x dx क्या आता है, अभी हमने देखा था, या अब 0 to पाई ले लो, पाई ले लो, sin x dx ये आता है 2, तो 0 to पाई sin t dt क्या आएगा, ये भी 2 ही आएगा ना। यस सर। नंबर 4, a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx। ये भी समझ में आ गया? यस सर। मैं मारो। इसमें कोई प्रॉब्लम देखो नहीं होना चाहिए आपको। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 0 to पाई sin x dx को हम लिख सकते हैं 0 to पाई by 2 sin x dx
प्लस पाई बाई 2 टू पाई साइन एक्स dx। तो ये 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 0 से पाई साइन एक्स dx को आप लिख सकते हो 0 to 2 पाई साइन एक्स dx प्लस पाई टू 0 to 5 पाई बाई 2 पे चले जाओ, चलो 5 पाई बाई 2 साइन एक्स dx प्लस 5 पाई बाई 2 टू पाई साइन एक्स dx। तो बच्चों ये क्या होगा, 0 से 5 पाई बाई 2 तक साइन एक्स dx क्या होगा, ग्राफ में फिर से बना देता हूं, पाई 2 पाई 3 पाई एंड दिस इज 5 पाई बाई 2। तो 0 से 5 पाई बाई 2 तक होगा, देखो 0 से 5 पाई बाई 2 तक जो एरिया आएगी पूरा एग्रीगेट, ये +2 -2 +1, ये कितना हो जाएगा 1। और प्लस 5 पाई बाई 2 से लेकर के और पाई तक क्या आएगा, ये +1 है और ये -2 है, लेकिन इधर उल्टा जा रहे हैं तो ये हो जाएगा -1। देखो यहां से यहां तक जब जाएंगे तो देखो ये 1 हो गया और ये -2 हो गया, तो ओवरऑल -1। लेकिन हम जा रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में ना, इसलिए 1 ही आएगा, तो +1 और ये क्या आ गया 2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि A से B तक अगर आप जा रहे हो तो A से B के बीच में कोई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप A से B तक जाओ और C कहीं यहाँ पे हो, आप A से C तक चले जाओ और फिर C से B तक चले जाओ, क्योंकि A से C तक जाओगे और फिर C से B तक जाओगे, दोनों को ऐड करोगे तो A से B तक की ही वैल्यू आएगी। ये समझ में आया? तो C का यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो C होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए, A और B के बीच में, वो जरूरी है कि नहीं है? नहीं है जरूरी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल दीपा। So this is property number 4. Property number 5. 0 to A fx dx is equal to 0 to A f of A minus x dx। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक प्रूफ देखो इसका प्रूफ। 0 to A fx dx मान लेते हैं कि fx का जो डेरिवेटिव है वो है स्मॉल fx, तो 0 to A fx dx जो आएगा वो आएगा f of x और 0 से A, और ये आ जाएगा f of A minus f of 0, ये बनेगा। अब अगर आप 0 से A f of A minus x निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि ये आ जाएगा -f of A minus x, इसका इंटीग्रल आएगा और ये आएगा 0 से A। ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? ये इसका इंटीग्रल अब ये हो जाएगा, जैसे देखो cos x का जो इंटीग्रल होता है, cos x का इंटीग्रल होता है sin x, लेकिन cos -x + 2 का इंटीग्रल क्या होगा, -sin -x + 2। ये जो माइनस है ना बाहर निकल जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था एक बार, ऐसे बताया था कि अगर किसी फंक्शन fx का इंटीग्रल अगर कैपिटल Fx है तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax + b इज इक्वल टू 1/a f ऑफ ax + b प्लस कांस्टेंट। ध्यान है ये? यस सर। तो उसी लॉजिक का यूज करके पिछली चीजें जितना अच्छा पढ़ोगे क्लास में उतना ज्यादा आप समझ में आएगा आपको। तो ये हो जाएगा f ऑफ a, रखिए यहाँ पे माइनस तो बाहर निकाल लीजिए, तो f ऑफ a minus x और 0 to a, तो ये हो जाएगा माइनस, अगर x = a रखेंगे तो f ऑफ 0 हो जाएगा और x = 0 रखेंगे तो f ऑफ a आ जाएगा, ये आ जाएगा, एंड दिस इज फाइनली f ऑफ a minus f ऑफ 0, ये बन गया। ठीक है? यस सर। तो ये प्रूफ हो गया ना प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, अब इसके बच्चों बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लो इवेलुएट
0 to pi by 2 sin x dx। मान लो मुझे ये निकालना है, तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैंने आई एज्यूम कर लिया, या ये मुझे निकालना, चलो ये साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा हार्ड कर देता हूं। सपोज आपको ये दिया जाता है कि आप ये कंप्यूट करो, इवेलुएट 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये इवेलुएट करो। तो बच्चों सॉल्यूशन, इसको मैं मान लूंगा आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, और इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा अभी जो मैंने आपको बताया था। तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, और साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बच्चों क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स dx। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा, 2i विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx, और ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स dx, and this is equal to 0 से पाई बाई 2 1 dx, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, 0 से पाई बाई 2 1 dx क्या होगा, x। ये ग्राफ प्लॉट कर लो, y is equal to 1 फ्रॉम 0 से 1, 0 से पाई बाई 2, तो ये एरिया हो जाएगी पाई बाई 2, तो दिस इज पाई बाई 2, ये होगा ना। वैसे अगर इंटीग्रेट करोगे तो x हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा पाई बाई 2, so this implies I is equal to pi by 4, so this integral is simply pi by 4 b pi by 2 c1 d0, तो ये आंसर सही हो जाएगा। समझना इस प्रॉपर्टी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। Yes, sir. अब बच्चों एग्जाम्पल, 0 से मान लो मैंने ले लिया पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ऑप्शन ए पाई बाई 2, ऑप्शन बी पाई बाई 4, ऑप्शन सी पाई, ऑप्शन डी 0। बताओ क्या होगा सॉल्यूशन। तो इसको आप ए ले लो, आई ले लो, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन, और प्रॉपर्टी लगा दो अभी जो मैंने लगाया था। सो 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ऐसा हो जाएगा कुछ, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx हो जाएगा। दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। अब दोनों को ऐड करोगे, सो 2i आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx, इससे इसे कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा पाई बाई 2, दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू पाई बाई 4, सो दिस इज आंसर। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है ना? गुड। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल सर लास्ट वाली लाइन बताना, क्या ऐड करने देखो। के बाद क्या। देखिए, ये सर हम नोट करते रहते हैं ना, तो फिर पीछे हो जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सर हो गया। तो बच्चों इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हम बना सकते हैं, वी कैन कैरी ऑन, लेकिन और हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। प्रॉपर्टी 6, a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। इसका भी प्रूफ बहुत सिंपल है। लेट
डी डी एक्स कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स ए टू बी, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एंड ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स जो आएगा डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ए से बी आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस, अगर बी करोगे आप तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, सो देयरफॉर दिस इज ट्रू। ये उसी का पिछली प्रॉपर्टी का ही स्पेशल केस है, मतलब इसी प्रॉपर्टी का ये स्पेशल केस है, जो पिछली प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी 0 से a, 0 प्लस a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स हो जा रहा है, तो इसी का ये स्पेशल केस है। अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज जो है जो इवन ऑड फंक्शन के लिए होती हैं, तो इवन ऑड फंक्शंस क्या होते हैं? तो प्रॉपर्टी 7, लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन माइनस a to a, so माइनस a से a fx dx is equal to 0 if f is odd, and 2 times 0 to a fx dx if f is even। ये बड़ा सिंपल सी बात है। अगर फंक्शन बच्चों ऑड है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, देखो अगर ऐसे कुछ ग्राफ होगा, ये a है और ये माइनस a है, तो माइनस a से प्लस a एफ एक्स डी एक्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर फंक्शन ऑड है तो वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट ओरिजिन, ये और ये ऐसे, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और इवन अगर है तो सिमेट्रिकल अबाउट, इवन है तो कुछ ऐसा होगा ग्राफ उसका, मान लो ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ होगा, तो माइनस a से प्लस a तक जाओगे ना fx dx, so this is nothing but 2 times 0 to a fx dx। ये जो पूरी एरिया है ये इसका डबल है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. और इवन का मतलब क्या होता है? इवन फंक्शन मीन्स f of minus x is equal to f of x for all x, एंड नंबर 2, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता तो आप जान लो, ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, f of minus x is equal to minus fx for all x, ये ऑड फंक्शन होता है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, प्रॉपर्टी 8, इसका भी प्रूफ बहुत सिंपल है, वही जो मैंने अभी आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके। 8 ग्राफिकली हालांकि मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया। 8 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। प्रूफ, तो बच्चों मान लो डी डी एक्स कैपिटल एफ एक्स हमारा है, स्मॉल एफ एक्स है, ये है, तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स जो आएगा वो आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स 0 से 2a, एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एफ ऑफ 0। अब लेफ्ट, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड इसका इंटीग्रल क्या होगा आपको सबको पता है, एफ एक्स ही हो जाएगा सिंपली, एफ एक्स फ्रॉम 0 से a प्लस इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा माइनस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, और ये भी फ्रॉम 0 से लेकर के a तक, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ 0, और ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ 2a, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एफ ऑफ 0। सो राइट हैंड साइड ऑफ दिस एंड राइट हैंड साइड ऑफ दिस, ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लिख सकते हैं 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू
0 if f of 2a minus x is equal to minus fx, or 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx. वो चीज यहीं से आ जाएगा, देख लो आप, ये चीज यहीं से आ जाएगा बच्चों। ये देखो यहाँ पे अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, ये उसी प्रॉपर्टी, पिछली वाली प्रॉपर्टी से ही कनेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों? प्रॉपर्टी 10, if f of x is greater than or equal to g of x for all x belonging to closed interval ab, then a to b fx dx is greater than or equal to a to b gx dx. इसको बोलते हैं डोमिनेशन प्रॉपर्टी। अगर fx gs को डोमिनेट कर रहा है तो इंटीग्रल fx इंटीग्रल gs को डोमिनेट करेगा। ठीक है बच्चों, इतनी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गई? यस सर। हाँ, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस बच्चों करनी है।